कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और आप सभी के साथ में जुड़ चुके हैं एक बेहतरीन से और शानदार से सेशन को लेकर के। और जो है स्टार्ट करेंगे फटाफट से। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है। अगर मैं आपसे ये बात करूँ तो लास्ट क्लास में यानी जो लास्ट सैटरडे को जो हमारी क्लास हुई थी, उस लास्ट सैटरडे को मैंने आपको कुछ बेहतरीन से और मेमोरी बेस्ड एक सेशन कराया था। क्या कराया था? मेमोरी बेस्ड सेशन कराया था। यानी मैंने उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए थे। वे क्वेश्चन कैसे थे? जो अब तक के पूछे गए प्रश्नों पर आधारित थे। पूछे गए प्रश्नों पर आधारित थे, यानी अब तक जो सवाल आपके परीक्षा में जो पूछे गए हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट सैटरडे को कराए थे। अब जो है हम जो है उससे आगे के सेशन को बात करेंगे। और आगे के सेशन में भी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो जो आगे का सेशन है उसके क्वेश्चन को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी अगर बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न का जवाब देंगे। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और जवाब दीजिए। गुड इवनिंग पल्लवी जोशी, पप्पू कुमार, स्वागत है भाई, आप सभी का वेलकम है। सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। कह रहा है संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। किसके बारे में पूछ रहा है? संसाधन के बारे में पूछ रहा है, रिसोर्स के बारे में पूछ रहा है। अब संसाधन के बारे में बताएंगे तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। देखो, आर्थिक मूल्य तो होता है, लेकिन अगर ये बात वो कह दे कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तो ये बात तो नहीं है। क्योंकि हालांकि हम बात करेंगे तो मिट्टी भी क्या हमारा एक प्रकार से संसाधन है, और इस ऐसा तो नहीं हर मिट्टी का एक अपना एक आर्थिक मूल्य होता है। तो ये बहुत ज्यादा सही नहीं लग रहा है हमें। समय और प्रौद्योगिकी यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी की दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये वाला कथन बिल्कुल सही है। समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें कि जब एजुकेशन कैसी थी, ऑफलाइन एजुकेशन थी। अब ऑफलाइन एजुकेशन थी, लेकिन टाइम ऐसा आ गया, कोविड का दौर आ गया। अब जब कोविड-19 का दौर आ गया तो सारी की सारी जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। ऑनलाइन शिफ्ट कैसे हुई? टेक्नोलॉजी की वजह से शिफ्ट हो गई ना। हम आपके सामने जिस पर कलम चला रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड हमारे लाखों का मामला है। ये टेक्नोलॉजी का मामला है, समय का मामला है। समय आने पर इस तरीके से चीजें हो गई, पहले से क्यों नहीं थी? तो एक उपयुक्त समय आने पर और एक उपयुक्त टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर हर एक चीज को संसाधन में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे तो ए गलत हो जाएगा, परंतु बी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो सी, इसका आंसर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर जो हो जाना चाहिए भैया, तो सी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बात क्लियर भैया? चलिए आगे बात करेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने, सभी लोग कमेंट करते चलें, सभी लोग कमेंट करते चलें फटाफट से। सभी का स्वागत है। इंदु कुमारी, कोमल करदम, रेणुका धवर जी स्वागत है। शुभम कुमार दास, ओके, बबलू कुमार, प्रिया यादव, अब्दू यादव, सभी का स्वागत है। पप्पू कुमार जी, सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? कह रहा है कि चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी फॉलोइंग। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो आपको पता है जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो एक तो है परंपरागत स्रोत, एक है हमारे गैर परंपरागत स्रोत। क्या? गैर परंपरागत स्रोत। तो एक तो परंपरागत स्रोत है, एक क्या हो जाएंगे भैया? गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? फटाफट से इसके बारे में बताइए, फटाफट से इसके बारे में बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। हाँ जी बताइए। सी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। तो परंपरागत स्रोत का जो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं हमारे पास, तो लंबे समय से खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, ये सब क्या लंबे समय से उपयोग में आ रहा है भैया। तो ये क्या हो जाएंगे भैया? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊर्जा के एक स्रोत की अगर बात करें, ऊर्जा की अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कि बताओ ऊर्जा का कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है, तो कौन सा ऊर्जा का
नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय वो हैं जिनको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं। अनवीकरणीय वो हैं जिनको हम दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते। तो अगर हम बात करेंगे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये कैसा हो जाएगा, ये अनवीकरणीय हो जाएगा, इनको दोबारा से उपयोग में नहीं ला सकते। भाई खनिज तेल एक बार समाप्त हो गया तो समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, जल विद्युत की बात करें, तो ये क्या हो जाएंगे भैया, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन भी हो जाएंगे। ऐसे भी आप प्रश्नों को याद कर सकते हो। चलिए अगले पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे। आज थ्योरी भी कराऊंगा आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। कह रहा है कि मैच द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स विद देयर क्लासिफिकेशन। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों को उनके वर्गीकरण के साथ में आपको मिलाना है। बताइए बताइए कैसे मिलाएंगे, फटाफट से बताइए इसके बारे में। अब वर्गीकरण के आधार पर हम संसाधन को बांट दें यहाँ पे, या विकास एवं प्रयोग के स्तर पे बात करें तो वास्तविक और संभाव्य, प्रयोग के आधार पर जो वास्तविक हैं संभाव्य हैं आगे मिल सकते हैं। उद्गम के आधार पर जैव है या अजैव है, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक है, स्थानिक है, भंडार के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का आंसर तो 1 हो जाएगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को याद करिएगा, इस बात को समझने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बताइए भाई, बताइए जल्दी से क्या करा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बताइए, क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। बताओ इसकी वजह से, या क्या इसका आंसर हो जाएगा, बताओ भैया। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदानों बनने लगे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कथन बी कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ये भी बात सही है, संख्या तो बढ़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इनकी संख्या बढ़ने की वजह से घास के मैदानों का विकास हुआ है। तो ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण जो है बी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ए एवं बी सही है, सही तो दोनों है, लेकिन ए का कारण जो बी नहीं है, इसकी वजह से घास के मैदानों का नहीं बढ़ा है। 23 का ए जवाब जो दे रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं। 23 का आंसर होगा बी जवाब होगा। यही तो थोड़ा समझने का मामला है, इसी को थोड़ा सा आपको समझना है कि 23 का मामला जो आप बता रहे हैं वो 23 का मामला जो होगा बी होगा। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण जो है वो बी नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए प्रश्न को आसानी से ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को क्या करना है, एक बार पढ़ लीजिए, पहले पढ़ना है प्रश्न को, फिर थोड़ा समझिए प्रश्न को कह क्या रहा है, समझना है प्रश्न को। कई बालक तो प्रश्न को इसी बात पे गलत कर देते हैं, प्रश्न को ढंग से पढ़े बिना ही उत्तर तुरंत दे दिया, जो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पुराय स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पुराय स्थलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहा है, बताइए। पुराय स्थल के बारे में बताइए जल्दी से। हाँ जी भाई पूछ रहा है, जो साइट्स होती है ना, जो साइट्स कोई आती है, इंग्लिश में साइट्स बोलेंगे इसको, उसके बारे में कौन सा सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष मिलना पुराय स्थल के बारे में पूरी तरीके से कथन सही नहीं है। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, अच्छी बात है जी। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये भी अच्छी बात है जी। कह रहा है भैया कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाई जाती। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बोलिए।
देखो पुरास्थल साइट हमेशा, जैसे आपने सुना भी है कि हड़प्पा सभ्यता में वहां की वो साइट की खोज की, वो साइट की खोज की। तो यह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, कोई मतलब नहीं ये जमीन के, ये केवल शब्द हटाए तो केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये बात भी सही नहीं है। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, कौन सा सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ये समुद्र नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, गलत कह रहा है, खूब पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। नहीं, देखिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा प्रश्न को ढंग से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि कौन सा सही है, प्रश्न कह रहा है कौन सही है। तो देखो सबसे पहले बात करें, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, गलत कह रहे हैं। बहुत सारे पुरास्थल जो हैं वो समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं, समझ रहे हैं? ये भी गलत है। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए थे। केवल शब्द को तो देखते हम क्या कर देंगे भैया? गलत कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पुरास्थल कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है तो केवल ए, अर्थात इस आधार पर इसका उत्तर सी लगाएंगे। आंसर सी ही होगा, केवल ए इसका उत्तर है, बाकी के तीनों गलत है। प्रश्न को थोड़ा समझिए। ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं 31 जनवरी 2021 के पेपर पर आधारित करा रहा हूं। 31 जनवरी 2021 के पेपर पर आधारित करा रहा हूं। मैं कब करा रहा हूं? 31 जनवरी 2021 के पेपर पर आधारित प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। तो इसको आप समझिए, प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए। प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल ए जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके गलत हो जाएंगे। बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके गलत हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? प्रश्न आ गया आपके? कमेंट करते चलिए कि हाँ जी सर समझ में आ गया। गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, पहले भी जो से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। बताइए प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? बताओ प्रश्न नंबर 25 के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, या लोहे से बनी तकलियां, या सोने से बने बर्तन। क्या बनाते थे? बताओ। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या बनाते थे, इसके बारे में आपको बताना भैया। हाँ जी, तो आपको पता हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, बहुत सारी पाई गई हैं, लेकिन पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र के कोई साहस नहीं बने, लोहे से बनी तकलियों के कोई साहस नहीं है, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे। वो लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे, बाद में आकर के वो लोग लोहे से परिचित हुए वैदिक सभ्यता के आसपास। सोने से बने बर्तन, बिल्कुल सही बात है। सोना खुद वो लोग आयातित करते थे। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने को कहां से आयातित करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने को अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से आयात करते थे। अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से क्या करते थे? इसको आयात करते थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। ए और डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पायल संबंध नहीं करें। आपके क्लास का एग्जैक्ट टाइम क्या है? पायल जी, जब से पेपर शुरू हुआ है, सीटेट का पेपर जब से शुरू हुआ है तब से थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है जब से सीटेट का पेपर हुआ है। अदरवाइज पहले टाइम बिल्कुल फिक्स था। पहले टाइम जो है वो रोज दोपहर 3 बजे चलता था। पहले जो टाइम था वो रोज दोपहर 3 बजे चलता था, लेकिन जब से सीटेट का पेपर शुरू हुआ है तो तब से थोड़ा टाइम चेंज हो गया। लेकिन आज तो इसको 9 बजे लगवा लिया हूं, लेकिन ये क्लास जो है वो इस शाम के लिए रोज जो है, जिस दिन सीटेट का पेपर नहीं होगा उस दिन तो चलेगी रोज शाम 6 बजे। जिस दिन सीटेट का पेपर नहीं होगा उस दिन, और जिस दिन सीटेट का पेपर होता है उस दिन मेमोरी बेस्ड कराता हूं मैं। समझ लो सब लोग, उस दिन मैं क्या कराता हूं? उस दिन मैं मेमोरी बेस्ड कराता हूं 7:30 बजे। 7:30 बजे। 2 टाइम नोट कर लीजिए आप, 2 टाइम यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जिस दिन और जो है सीटेट का पेपर होगा उस दिन तो हम लोग मेमोरी बेस्ड कराएंगे, क्योंकि उस दिन हमें इस टाइम पर 6 बजे और 5 बजे टाइम पे एनालिसिस कराना होता है। लेकिन जिस भी दिन भी सीटेट का पेपर नहीं होगा उस दिन हमारी क्लास रोज शाम 6 बजे होगी। 2 टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। फिलहाल एक बार सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, आप कहीं पर भी हो, मेरी क्लास की लिंक आपके पास पहुंच जाती है। आप बस मेरे साथ में जुड़े रहिए। आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। आप वहां सर्च करेंगे SST बाई अनुपम भारद्वाज सर, अगर आप वहां सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा, ठीक है भैया। वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां पर हमारी सभी प्रकार की सूचनाएं, अन्य अध्यापकों की क्लास की सूचना भी आपको वहीं पर मिल जाती है इस टेलीग्राम चैनल पर। समझ रहे? आपको PDF इत्यादि भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए
तो ये बात को ध्यान रखिएगा इस बात को। और यूट्यूब पर भी हमेशा, यूट्यूब पर हो या कहीं पर हो, आप इसको सर्च करें SST बाय अनुपम भारद्वाज सर, तो आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा, समझ रहे हैं। वहां पर मैं हमेशा लिंक शेयर कर ही देता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या करा है बताओ, प्रश्न नंबर 26 के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, कह रहा है एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला की कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या देखना होगा आपको कि महिला का कंकाल है। अब कंकाल में कंकाल हो गया, अब जहां देख के आप पता कर सकते हैं वो तो बचा नहीं, कंकाल हो गया ना भाई। तो अब बताइए अब कैसे पहचान करेंगे कंकालों में तो कि महिला थी कि पुरुष थी, बताओ हैं। हाँ भाई, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूं। अब कंकाल में कैसे पहचान करोगे, कंकाल न होता तो पहचान कर सकते थे हैं? तो हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, या कंकालों के आकार, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। हाँ जी, क्या इसका आंसर हो जाएगा बताओ है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कंकालों के आकार के आधार पर तो आप बात कर नहीं सकते, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से कोई अंदाजा लगा नहीं सकते। कंकालों के साथ मिले आभूषण से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कंकालों के साथ आभूषण मिले हो तो। लेकिन आभूषण के लिए जो उस महापाषाण काल जो था उसमें पुरुष और जो महिला थे दोनों आभूषण पहनते थे, आपको शायद पता हो। तो जो क्या थे भैया, वो दोनों भी सभी लोग आभूषण पहनते थे। राजा जो थे वो महिलाओं की तरह कुंडल पहनते थे, अंगूठियां पहनते थे, मालाएं पहनते थे, कमर वगैरह में तमाम चेन वेन से लटकाए रखते थे, परिधान भी लगभग महिलाओं जैसे हुआ करते थे, समझ रहे हैं। तो उसके आधार पर आप ये भी अंदाज लगा सकते। लेकिन अगर आप साइंटिफिक रीजन से देखेंगे तो द बोन्स स्ट्रक्चर, हड्डियों की संरचना को देख करके आप जरूर पता कर सकते हैं कि महिला थी पुरुष थी। तो केवल ए इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। केवल ए जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइए। क्योंकि हड्डियों की संरचना को देख के आप पता लगा सकते हैं। क्यों, एक महिला एक पुरुष में क्या है, महिला हमेशा क्या करेगी, महिला बच्चे को जन्म देती है तो उनकी जो मेखला होती है वो पुरुषों की तुलना में कैसी होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। जो मेखला होती है, मेखला जो हड्डी होती है उसको कूल्हा कहते हैं हम लोग शायद, और जो है वो क्या होती है भैया, वो पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता है। बात क्लियर है। समझ रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि जो ये सारी चीजें, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सर मेरा 23 को SST पेडागोजी करवा दीजिए प्लीज। पायल समंदनी जी, देखिए मैं आप सभी को बता दूं एक बार, समस्या ये है कि आप लोगों को हर बार बताना पड़ता है। देखिए आप यदि YouTube पे चला रहे हैं, मान लेते हैं कि आप यहाँ YouTube पर हैं और YouTube पर है, यहाँ पर मैं अपना सर्च करता हूँ टीचर्स अड्डा, देखना ध्यान से। अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मैं YouTube पे सर्च भी करूँ, समझना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा YouTube पे अगर मैं सर्च भी करूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे ही आपको YouTube पे सर्च करना, सभी लोग ध्यान समझ लो, SST पेडागोजी, SST पेडागोगी बाय अनुपम सर। अगर आप यहाँ सर्च भी कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले ही आपके सामने पायल समंदनी जी एक वीडियो खुल के आ गया। सबसे पहले आपके सामने एक वीडियो खुल के आ गया, ये देखो, सीटेट 2022-23 सीटेट SST पेडागोजी NCERT पर आधारित एक क्लास सीटेट पास बाय अनुपम भारद्वाज सर। और यहाँ आप देखेंगे तो अब तक 78,000 से भी ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। कितने, 78,000 से भी ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बस आप केवल, और कितने घंटे की, 3 घंटे की वीडियो है, 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट SST पेडागोजी मैंने इसमें कराई है, कंप्लीट SST पेडागोजी मैंने आपको इसमें कराई है, मैंने कहा ना। तो बस क्या ही दिक्कत है बताओ। अब सभी लोग कमेंट करो, क्या समस्या आपको इसमें, आपको इसमें क्या समस्या है बताइए। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताइए कि हाँ सर हमें इसमें ये वाली समस्या है। भाई आप YouTube पे सर्च करिए SST पेडागोजी बाय अनुपम भारद्वाज सर, या फिर बस और सिंपल सा, और ये डालिए, आपको मेरी क्लास 100% यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको अपना रिवीजन भी करना है, थोड़ा रिवीजन में आ जाइए। देखिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी वीडियो डाल चुका हूँ। सीटेट 2022 से SST पेडागोजी सृजनात्मकता,
एक प्रश्न जरूर पूछा था। ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट खोल के आ गई आपके सामने। ये देखिए आपके सामने क्या आ चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट खोल के आ चुकी है। सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 भाई अनुपम भारद्वाज सर, 156 वीडियो आपके सामने। आप इन वीडियो को देख करके भी अपना क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। समझ नहीं समझ रहे तो बस क्या ही दिक्कत है, क्यों टेंशन लेना। पेडागोजी का पूरा खात्मा कर दिया। अभी 156 को अगर वीडियो को यहाँ आपके सामने मैं खोल दूं तो आप देखिएगा यहाँ पर ये सारी की सारी वीडियोस आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। ये अभी देखो ऊपर वीडियो लाइव भी चल रही है, ऊपर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव चल रही है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज्वालामुखी मैंने आपको यहाँ पर कराया, सामाजिक विज्ञान 5 दिन 5 क्लास, सीटेट इससे बाहर कुछ नहीं, सीटेट इससे बाहर कुछ नहीं, कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 10-10 हज़ार बच्चे 20,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। ये देखो सीटेट SST पेडागोजी, ये देखो सामाजिक अध्ययन, ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है भैया। आप एक बार बैठे बैठे प्लेलिस्ट को चेक तो करिए, तभी तो बात बनेगी। लेकिन अगर आप चेक नहीं करोगे तो कैसे काम होगा। कितना भी पढ़ लो लगता ही नहीं है कि कुछ तैयारी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए, हमेशा ये भाव तो आपके अंदर रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप बढ़िया बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं। देखो अमेजन क्लास सर, थैंक यू सो मच, बिहार की पावन धरती से नमन। और ये देखिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो मैंने आपकी क्लास देखी थी बट बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सो मच सर, नाइस क्लास सर, नमस्कार सर, बहुत शानदार क्लास। देखिए सर मैंने ये देखिए सारी चीजें कितनी बढ़िया है। समय है, थोड़ा सा आपको देखना तो पड़ेगा ना, अपने आप को टाइम तो वहां पे देना पड़ेगा ना, तो दीजिए टाइम, क्या ही दिक्कत है। अब देखिए इस वीडियो को आप यहाँ पे खोल लीजिए। जैसे आप इस वीडियो को यहाँ पे खोलोगे तो देखिए मैंने यहाँ पे एकदम बढ़िया, एकदम से शानदार तरीके से आप यहाँ देखिए। अब देखिए प्रश्न है, कितना बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिए गए प्रावधानों से संबंधित नहीं है। तो पूरा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करा है बढ़िया, आप इसको देखिए ना, इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर कितने बच्चों से आप देख लिया, आप देखें तो इसमें 526 से ज्यादा तो इसमें कमेंट आ चुके हैं, 5.8 के बच्चों ने लाइक किया हुआ है। तो भैया आप इसको देखिए, है ना। तो पेडागोजी की जो आपकी समस्या वो इस एक वीडियो से खत्म हो जाएगी। बाकी कंटेंट की प्रैक्टिस में आपको कराई रहा हूं। चलो आगे बात करेंगे। सोनी जागरण SST सर बीटेट के लिए भी क्लास कीजिए, है ना, वो भी स्टार्ट करेंगे अब और जल्दी। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब 27 प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब 27 प्रश्न क्या कह रहा है बताओ, 27 प्रश्न के बारे में बताइए क्या कह रहा है। 27 प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्न को सजाएं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से आरोही क्रम होता है पहले सबसे बड़ा फिर उसके बाद में। तो वेदों की रचना शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव के में कृषकों का निवास, या फिर चरक की बात करा जो पुराने ऋषि हुए। बताओ क्या इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से इसके बारे में बताना हो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई अगर इसके बारे में बताएं तो इनाम गांव में कृषकों का निवास, अच्छी बात है। फिर चरक, फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, तब फिर उसके बाद वेदों की संरचना आई, है ना। तो जो सबसे पहले आया वो क्या था भैया, इनाम गांव में कृषकों का निवास। तो CDBA इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा ए। सर पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे SST में, लगभग 25-28 के आसपास मान लीजिए, 25-28 के आसपास मान लीजिए, ठीक है भैया। सॉरी माफ करिएगा, गलत उत्तर बता दिया हमने आपको उत्तर इसका गलत बता दिया, क्योंकि वो पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, यहाँ पे इसका उत्तर पूछ रहा है आरोही क्रम में पूछ रहा है ना। हमने इसका उत्तर आपको गलत बता दिया। उत्तर क्या पूछ रहा है, वो आपसे उत्तर पूछ रहा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में का मतलब भाई अवरोही क्रम में पहले छोटा उससे बड़ा कैसे चलते पता नहीं, आरोही अवरोही में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ समझो वेदों की रचना हुई, महापाषाण निर्माण, इनाम गांव, ABCD। आंसर लगाओ इसका C, इसका आंसर लगाओ, बस कहानी खत्म हुई, हमें और कुछ नहीं पता। C इसका आंसर होगा, माफ करिएगा इसका आंसर क्या होगा C। भाई वेदों की रचना सब 3500 साल पहले, फिर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद गांव में कृषकों का निवास हुआ, फिर चरक उससे पहले। तो बस ABCD बिल्कुल सही क्रम है, ABCD। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ABCD। एक बार सही से चेक कर लीजिएगा सभी लोग, एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, कंफर्म आंसर क्या होगा C, लॉक्ड कर दीजिए, आंसर होगा बिल्कुल C इसका आंसर होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। चलिए अब 28वें प्रश्न के बारे में बताएंगे। हाल के काल में शुरू करके अवरोही क्रम के बारे में उल्टा निम्नलिखित को सजाइए। अब देखिए वो ये काम आ गया ना। तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकमेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना। तो देखो सबसे पहले तो अरिकमेडु के पत्तन में बसना ये आएगा, फिर आएगा संगम साहित्य की रचना तो C आएगा,
फिर डी आएगा, फिर लोहे के प्रयोग में ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो सी डी ए बी आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों की थोड़ी भाषा जो है जटिल है, प्रश्नों की भाषा कैसी हो जाएगी? जटिल है, लेकिन ये आपके काम की बातें हैं। समझ नहीं समझ रहे? चलो आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 29 के बारे में बताइए। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र के संदर्भ में गलत की बात कर रहा है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, या भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ होगा, कह रहा है आपसे वहां पर। ठीक है, या फिर आपसे वहां पर कह रहा है भैया कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले ही मतदान कर सकता था, या स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? हाँ जी, कमेंट करिए, सारे लोगों के कमेंट देख रहा हूं मैं। बी जवाब दे रहे हैं। तो कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते ही, सही बात है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, गलत कह रहा है, डेट ही गलत है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ठीक है, सही बात है, आम लोगों के लिए नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी सही बात है। बी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, बी जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे। कह रहा है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल? बताओ ग्राम पंचायत का काल। अरे ग्राम पंचायत प्रधान जो होते हैं वो किस साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने के लिए? सी आंसर, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर आगे जवाब दिए, प्रश्न नंबर 31 का जवाब दो। क्या कह रहा है 31वां प्रश्न? कह रहा है पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? अब देखो, प्रभारी के बाद अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। अच्छा, पूछ रहा है होम इंस्पेक्टर, पूछ रहा है स्टेशन हाउस अफसर, SHO, या पूछ रहा है पुलिस अधीक्षक? बोलो। अब देखो, अब मुझे बता दो किस ढंग से SST का क्वेश्चन है। SST में कुछ भी पूछ लेता है। ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं, 31 जनवरी 2021 का पेपर है सीटेट का। 31 जनवरी 2021 का ये पेपर है भैया। 31 जनवरी 2021 को ये प्रश्न पूछा गया। बताओ कहां से, अब इसका जवाब कहां से ला दूं भैया मैं? बताओ, मतलब मुझे तो इसका उत्तर पता है ना, लेकिन बालक कहां से ला दे? अब क्या वो पुलिस की रैंक भी याद करेगा? तो सब कुछ पूछा जाता है। SHO साहब का नाम सुना तो होगा, स्टेशन हाउस अफसर, SHO होते हैं। वही क्या होता है, मतलब भाई जो 3 स्टार होता है, इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार, उसी को प्रमोट होकर क्या बना दिया था? SHO बना दिया जाता है। समझ नहीं समझ रहे? तो वो SHO बन जाता है उसका, बस। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? लो आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ लो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बताओ क्या आंसर हो जाएगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, ये तो पहले से ही था। पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार पहले से था। अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार पहले से था। महिलाओं का व्यापारिक संपत्ति से बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, बिल्कुल सही बात है, ये नया जोड़ा गया था, ये नया जोड़ा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आंसर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 33 के बारे में बताइए क्या करा? 33, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति या संसद? बताओ किसको माना जाता है? बोलो भैया। तो कहते हैं ना, एक प्रश्न ये तो ये आता है भारतीय संविधान का, तो प्रश्न एक बार यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे मानते हैं? तो न्यायपालिका,
न्याय कोई भी कोर्ट आप देखते हैं, कोई बात कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है, तो न्यायपालिका को क्या मानेंगे, अंतिम मानेंगे। तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णय किसे माना जाएगा, तो न्यायपालिका को माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था, बताओ भैया, है ना। तो केवल अल्पसंख्यक पहले से ही थे, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित। आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ के उनके उत्तर को समझना होगा, समझ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो आदिवासी एवं दलित, आदिवासी एवं दलित। प्रश्न नंबर 25 के बारे में, 35 के बारे में बताइए। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारों से क्या कहते हैं भैया बताओ, एक से ज्यादा स्तर की सरकार उसको क्या कहते हैं भैया बताओ। गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद, उसको कहते हैं फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संघवाद कहते हैं, फेडरल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फेडरल कहते हैं। चलिए भैया, एंड ऑफ दी स्लाइड। तो ये इसका जो है समापन हुआ, समझ रहे हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। अब आगे जिनका पेपर है उनके लिए एक बहुत बढ़िया रणनीति बताऊं। रणनीति यानी जिनका नेक्स्ट पेपर है, जिनका नेक्स्ट पेपर है उनके लिए बहुत बढ़िया रणनीति कि एक तो पेडागोजी वाली मैराथन को देख के जाइए। क्या, एक तो पेडागोजी वाली मैराथन को देखिए, पेडागोजी मैराथन देखिए। और जब आप पेडागोजी की जो मैराथन है 3 घंटे की, अगर आप 3 घंटे की उस मैराथन को भी देख लेंगे तो मामला आपका हो जाएगा सेट, समझ रहे हैं। इससे आप कम से कम जो 25 से 30 प्रश्न आपके पेडागोजी के बनेंगे, या कभी कभी 20 से 25 के बीच का स्कोर होता है, कभी इसकी 25 से 30 के बीच का स्कोर भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से 90% मार्क्स यहाँ से लेके आ सकते हैं, समझ नहीं समझ रहे। कुछ कुछ मैराथन ऐसे आपकी हो जाएंगी। सर कल मेरा एग्जाम है फ्रॉम महाराष्ट्र, अपना आशीर्वाद दीजिए सर, आपको सत सत नमन। बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेपर हो, महादेव से मैं ये प्रार्थना करता हूँ बढ़िया तरीके से हो, और टेंशन फ्री होकर जाइएगा। एक बार समय मिले आज रात को तो एक बार इस पेडागोजी मैराथन को जरूर देखिएगा, जो मैंने भी आपको यूट्यूब पे बताई थी, समझ रहे। ये जो मैंने आपको मैराथन यहाँ पे बताई है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे, जब आप यूट्यूब पे यहाँ पर ऐसे सर्च करेंगे, यहाँ पर SST बाई अनुपम सर या SST पेडागोजी बाई अनुपम सर, तो आपको ये मेरी एक मैराथन मिल जाएगी 3 घंटे की, 3 घंटे 2 मिनट की एक मैराथन है। एक बार समय मिलने पर इसको जरूर देख लीजिएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा भैया, इससे आपको और रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा 3 घंटे में। कम से कम 20 से 25 सवाल आपके इसमें से आएंगे 100%। बढ़िया तरीके से मैंने इस मैराथन को कराया। एक बार आप सभी लोग इसको जरूर देखिएगा। सर बैच कब लॉन्च कर रहे हैं SST का, आप बोले थे आदित्य तिवारी, बैच थोड़ा देर में लेट होगा, लेकिन इस बार जो बैच होगा वो बड़ा शानदार बैच लॉन्च होगा। इस बार जो बैच होगा वो बड़ा शानदार बैच होगा। इस बार जो SST का, इस बार SST का जो भी मैं बैच लॉन्च करूंगा, नॉर्मल बैच नहीं होगा, उसमें कंप्लीट तरीके से शुरुआत उसमें मैं करूंगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री से शुरुआत करूंगा। कम से कम 30 घंटे की क्लास हिस्ट्री की रखूंगा, कम से कम ज्योग्राफी के लिए रखूंगा 30 घंटे की क्लास, और कम से कम पॉलिटिकल साइंस के लिए रखूंगा इसमें 30 घंटे की क्लास। कम से कम मैं आपको इसमें 90 घंटे पढ़ाऊंगा, और तब जाके आपका कोर्स खत्म हो पाएगा। और ऊपर से मैं आपके लिए कम से कम इसमें रखूंगा 20 घंटे रखूंगा मैं आपके लिए इसमें प्रैक्टिस के लिए, मतलब इसमें 10 घंटे प्रैक्टिस के लिए, और इसमें 10 घंटे आपको पेडागोजी के लिए। कम से कम इतना सिलेबस में बनाऊंगा 20 घंटे, 110 घंटे का मैटर आपके लिए इस बार बनाऊंगा मैं, तभी पे बैच लॉन्च करूंगा। क्योंकि इस बार मैंने ठान लिया है कि क्या होता था, SST बच्चों के कहने पे हम लोग शॉर्ट कोर्स बना लेते थे। बच्चों के कहने पे हम लोग क्या बना लेते थे, शॉर्ट कोर्स बना लेते थे, और शॉर्ट कोर्स 45 से 50 घंटे में हम लोग खत्म कर देते। और लेकिन अब बच्चे तो कहते थे जल्दी कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, अब हमें कराना भी पड़ता था। लेकिन उसमें नुकसान बहुत से बच्चों का हो जाता था, जो रियल में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बढ़िया कंटेंट हमसे चाहते थे, वो बढ़िया कंटेंट हम उनको दे ही नहीं पाते थे। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। जिनको बहुत जल्दी पढ़ना है भाई निकल लो, हम नहीं पढ़ाएंगे जल्दी, हम गहराई से पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। नया बैच लॉन्च करूंगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से। और वैसे बताऊं, एक नया सीटेट का बैच हमने लॉन्च भी किया, आप लोग चाहें तो एक बार उसको जाके देख सकते हैं, विजिट करेंगे। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, तो एक अभी हमने एक बैच लॉन्च भी किया है। या ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, टीचिंग में जब आप जाओगे, समझ रहे हो, यहाँ पे टीचिंग में, तो टीचिंग में जब आप सीटेट में जाओगे तो यहाँ पे देखो सीटेट में अभी हमने एक नया बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीटेट का बैच हो गया, कहाँ गया, सार्थक सीटेट पेपर 2 लॉन्च कर रहे हैं। 25 जनवरी से इसमें क्लास स्टार्ट होंगी, 25 जनवरी से। आप चाहें तो जिन्होंने भी सीटेट का अभी तक बैच नहीं लिया, अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि 6 महीने बैच चलेगा। दिखा रहे हैं यहाँ पे 6 मंथ, तो ये 6 महीने बैच चलेगा। तो 6 महीने 2-3 ही बैच लॉन्च हो पाएंगे। इसमें मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ आप जाएंगे चेक द स्टडी प्लान हियर,
अगर आप स्टडी प्लान पर जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ गए अनुपम सर, अरे अनुपम सर आ जाइए। 12 से 1 क्लास होगी अनुपम सर की, और 12 से 1 जब क्लास होगी देखिए यहाँ से शुरू होगा क्लास 7 फरवरी से हिस्ट्री इंट्रोडक्शन। देख रहे हैं टॉपिक देखना, आदित्य तिवारी सब लोग बड़े ध्यान से टॉपिक देखना, ध्यान रखिएगा। सर शार्ट में क्वेश्चन नहीं पकड़ते हैं, वही तो आदित्य इस बार डिटेल में पढ़ाना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो हिस्ट्री इंट्रोडक्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, फिर वैदिक कल्चर, फिर वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर पर 3 क्लास कराने वाला हूँ। महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल, पूरे महाजनपद काल पर 3 क्लास। जैन रिलीजन, बुद्ध रिलीजन, शैव रिलीजन, वैष्णव, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, चारों धर्म कराऊंगा इसमें। उसके बाद मौर्य वंश, फिर अशोक एडिक्ट, अशोक के अभिलेख, ऑल एडिक्ट, पूरे अभिलेख, पूरे शिलालेख, सब कुछ, फिर उत्तर मौर्य काल, फिर लेटर मौर्य काल, फिर गुप्ता काल, फिर गुप्ता पीरियड के बाद में, फिर इस बीच में जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में पढ़ाएंगे, सिकंदर के बारे में पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद पहली बार बैच में पढ़ाने जा रहा हूँ साउथ इंडियन हिस्ट्री। अभी तक के बैच में साउथ इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाता था, इसमें साउथ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री और साउथ इंडियन हिस्ट्री 6, 7, 8 क्लास लगाइए पूरी साउथ इंडियन। फिर इस्लाम रिलीजन से लेके, दिल्ली सल्तनत से लेके, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, मुगल काल, सूफी भक्ति का आंदोलन, मराठा, फिर गवर्नर जनरल 1885 की कांग्रेस, 1857 की क्रांति, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधार आंदोलन। फिर यहाँ पे जाके तक 23 मार्च को क्लास खत्म होगी। ये क्लास लगभग 35-40 क्लास है हिस्ट्री की। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास होंगी आपकी, इसमें कम से कम 25 क्लास। कितनी है भैया? 25 क्लास कम से कम ज्योग्राफी की, और कम से कम 25 क्लासेस होनी चाहिए। 20 क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका इकोनॉमिक्स की क्लास भी रखा हूँ 10। तो इतना बड़ा सिलेबस में इस बार बनाया हूँ। तो आप इस सीटेट के बैच को चाहो तो बढ़िया परचेज कर लो अपने लिए, अभी से तैयारी कर लो। इसमें मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी 25 जनवरी से। तब मैं इसमें अगले 4 से 5 महीने तक भयंकर तरीके से सीटेट पढ़ाने वाला हूँ। आपकी मर्जी है, बिल्कुल भी ज्वाइन मत करिए। मैं बिल्कुल जोर जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे फालतू में आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तैयारी बढ़िया हो जाएगी तो आप प्रश्नों को कर पाएंगे, वो आप करेंगे मत। ठीक है जी, चलिए जिसको करना है वो कर सकता है। भैया यहाँ पे जाना है व्यू ऑफर में, 8,900 ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा कोड वोड लगा लीजिएगा। मेरा कोड आपको पता ही होगा, Y425, ये मेरा कोड है, लगा लीजिए। यहाँ पे लगाएंगे तो Y425, समझ रहे हैं? तो Y425 कोड को लगा दीजिए यहाँ पे, और ये 2069 का बैच आपके लिए पड़ जाएगा। कितना? 2069। तो मस्त तरीके से इसको पढ़ सकते हैं आप। समझ नहीं समझ रहे? चलिए, ये एक खास बात है आपके लिए। कल मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।